हाय गाइस, वेलकम टू द लर्निंग गार्डन। आई एम माही। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट से, लॉज एंड द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती हैं जिससे वो हमारे लिए लॉज बना देती हैं, और जब वो एक प्रोसेस के थ्रू हमारे लिए लॉज बनाती हैं और हम उनको फॉलो करते हैं तो एक पूरा सिस्टम बन जाता है। जैसे कि ड्राइविंग से रिलेटेड जब गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बना देती है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो ड्राइविंग नहीं करेंगे, या उस इंसान के पास जो ड्राइविंग कर रहा है लाइसेंस का होना ज़रूरी है। जब आप ड्राइविंग करते हो तो हेलमेट पहन के निकलना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती है, और जब हम इनको फॉलो करते हैं तो हम एक पूरे सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए डिसीजन बनाती है, इसकी पावर भी होती है उनके पास, और फिर वो उनको इन्फोर्स भी कराती है। उनके पास यानी कि दोनों पावर होती हैं, वो डिसीजन ले भी सकती है और उसको इन्फोर्स भी करा सकती है। समहाउ अगर उनके पास ये पावर नहीं होती है कि वो अपने लिए डिसीजंस को इन्फोर्स करा सके, तो फिर वो गवर्नमेंट किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि वो लोगों को एक ऑर्गेनाइज वे में रख ही नहीं पाएंगी। कहीं पे भी पीसफुल या फिर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पाएगा। लोग एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे और वो अपनी मनमर्जी करके सिस्टम को ख़राब करते रहेंगे या पूरी सोसाइटी को ख़राब करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट के पास इन पावर्स का होना ज़रूरी है, उसको अपने डिसीजंस को इन्फोर्स कराना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई लॉ सोसाइटी के लिए बनना ज़रूरी है और वो बना भी दिया है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे जाके क्लेम कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लॉ को इन्फोर्स कराया जाना चाहिए, ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोर्ट के जो ऑर्डर आएंगे उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी, ताकि उसको ग्राउंड लेवल तक सब लोग फॉलो करें और सोसाइटी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। ये था कि गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बनाती है और वो कैसे कैसे उनको इन्फोर्स कराती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। अब यहाँ तक तो हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट होती है और उसके पास कौन सी पावर होती है, वो क्या क्या काम करती है, वो हमारी लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट की टाइप्स भी होती हैं, वो अलग अलग तरीके की भी होती है। तो ब्रॉडली लेवल पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट 3 टाइप की होती है, डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। लेकिन बुक में सिर्फ 2 ही दी हैं, डेमोक्रेसी और मोनार्की। हम इन दोनों को डिटेल में कवर करेंगे। डिक्टेटरशिप को मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। डेमोक्रेसी वो जैसे कि इंडिया में है, जिस टाइप की गवर्नमेंट इंडिया में है। मोनार्की जैसे कि यूनाइटेड किंगडम वाले जो वहाँ पे जो इंग्लैंड वगैरह है, इसमें राजा और रानी वाला सिस्टम होता है कि किंग और क्वीन वो पूरे कंट्री को रेगुलेट करते हैं और सारी पावर बस उन्हीं के हाथ में होती है। डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के पास पावर होती है, वही उन सब चीज़ों को मैनेज करता है जो उस कंट्री में होनी चाहिए मैनेज। Who gives the government this power to make decision and enforce laws? अब ये सवाल आता है कि ठीक है, कंट्री में ये 3 टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उनको ये पावर कौन देता है कि वो हमारे लिए डिसीजन बना सके और फिर उनको इन्फोर्स भी करा सकें। अब ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है, उसी से उनको पावर मिलती है। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो हमारे लिए लॉज बना सकें। इलेक्शन के थ्रू जब हम वोट डालते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर इंसान को इलेक्ट करते हैं अपने बिहाफ पे, और फिर वो जाके वहाँ पे लॉज मेकिंग में या फिर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे लिए लॉज बनाते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको अपने एक्शंस को या फिर अपने जो डिसीजंस हैं उनको पब्लिक के साथ शेयर करना पड़ता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है टाइम टाइम पे कि हम अब ये काम कर रहे हैं, अब हम इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, ये रूल लागू कर रहे हैं। तो उनको अपने हर स्टेप के बारे में पीपल्स को अवेयर कराना पड़ता है। मोनार्की में क्या होता है कि वहाँ पे सारा सिस्टम किन के हाथ में होता है? किंग और क्वीन के हाथ में होता है। जो भी डिसीजन बनाने होते हैं, गवर्नमेंट को किस तरह से करना है, ये सब कौन करता है? किंग और क्वीन करते हैं। और उनके पास
ऐसा मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होती कि उन्हें अपने एक्शंस को या अपने डिसीजंस को वहाँ पे पब्लिक के साथ शेयर करना है, उनको अवेयर कराना उस चीज़ से कि वो अब क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों को कंसिडर करके काम नहीं किए जाते, वहाँ पे सिर्फ लॉस बना दिए जाते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों को कंसिडर करके ही सारे काम किए जाते हैं, उनको कंसिडर करके ही कोई लॉ बनाया जाता है। ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप का तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर रहती है, वो जब चाहे जो चाहे लॉ बना दे, उसको इन्फोर्स करा दे, और जब चाहे उनको तोड़ दे। वो अपनी मर्जी से चलता है, उसको बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं होता। आगे देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे कि इंडिया में है। इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है और ऐसी कंट्री में डेमोक्रेसी को लाने में बहुत टाइम लगे, क्योंकि ब्रिटिश रूल के से जब हमें फ्रीडम मिली तो हमें एक काफ़ी लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी आई है। एक डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया क्या होता है कि लोग अपने आप को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा सकें, वो खुद से उसमें हिस्सा लेके अपने लिए लॉस बना सकें। लेकिन क्या आपने अपने घर में कभी सुना है कि सुबह उठ के मम्मी पापा ये बोलते हैं कि आज हम तो लॉस मेकिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? नहीं ना। तो फिर हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इन सब चीज़ों में? घर से तो कोई जाता नहीं है, तो फिर ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? ये होती हैं हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के थ्रू, कि जब हम इलेक्शन के थ्रू किसी एक इंसान को इलेक्ट करके भेजते हैं गवर्नमेंट में, तो वो उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट में जाके, ठीक है। और उसके थ्रू लॉज बनते हैं, और वो लॉज किस बिहाफ में, क्योंकि वो सपोज हरियाणा से गया या फिर असम से गया, उत्तराखंड से गया, किसी भी स्टेट से लगा लो, अगर इन ये सारे यहाँ से सब से मिल एक एक इंसान को हमने रिप्रेजेंट कर दिया गवर्नमेंट में, तो अब वो उस पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें पर्टिकुलर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बिहाफ पे हमने उस एक इंसान को अपॉइंट कर दिया है। अब जब लॉज बनेंगे तो वो इंसान उनका उस प्रोसेस का हिस्सा होगा और वो हमारे बिहाफ पे उन लॉज को बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन में काफ़ी कुछ इंक्लूड होता है। वो क्या है? जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं कंट्री में, उन सबको वोट डालने का अधिकार हो। जिस यहाँ से इक्वल राइट्स का इवोल्यूशन होना शुरू हुआ था। शुरू में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कंसेप्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि शुरुआत में ये राइट सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया गया था, या आप यूँ कह सकते हो कि अमीर लोगों को ही दिया गया था, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी। और जो गरीब होते थे, जिनके पास अपनी खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। ना ही शुरुआत में वुमेंस को ये राइट दिया गया था। बाद में स्ट्रगल करने के बाद वुमेंस को ये राइट मिल गया था, लेकिन जब स्टार्टिंग से सिर्फ मेंस को ही दिया गया था, और वो भी उनको जिनके पास पैसे पावर होती थी उस टाइम पे। जो अमीर लोग होते थे सिर्फ उनको दिया गया था। तो जो इंडिया है, इंडिया में भी इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ही कम लोगों को, एक स्मॉल माइनॉरिटी को ये अधिकार था कि वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन बाद में सब लोग इकट्ठे आए और उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया और वोटिंग राइट्स सबको मिले। गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जो इस प्रैक्टिस से शॉक थे कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, या फिर ऐसे इलीगल काम कैसे हो रहा है कि आप उन लोगों को तो वोटिंग राइट दे रहे हो जिनके पास अपनी पावर है या अपने पैसे हैं, लेकिन उस इंसान को वोटिंग राइट नहीं दे रहे हो जो सुबह से शाम ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, या फिर वो बिना रुके बिना थके काम कर रहा है कंटिन्यूसली। आप उन लोगों को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो इंडिया का पार्ट या फिर कंट्री का पार्ट। तो ऐसे लोगों को भी वोट डालने का राइट मिलना चाहिए। इसीलिए हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट को चूज़ किया। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में अपने एक जर्नल में भी लिखा है। 1931 में जब वो एक जर्नल को पब्लिश करते थे, उसका नाम था यंग जर्नल। उसमें उन्होंने इस चीज़ को क्लियरली अपोज किया है कि वोटिंग राइट्स सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, सभी को मिलना चाहिए। और कंक्लूजन ये निकलता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट से आज हमारे देश में सबको वोट डालने का अधिकार है। जो 18 साल से ऊपर हैं उन सबको वोट डालने का अधिकार है। पहले इसकी एज 21 ईयर्स रखी गई थी, लेकिन अब इसको डिक्रीज करके 18 ईयर्स तक कर दिया गया है। अब जो भी 18 ईयर्स के हैं वो वोट डालने का राइट्स रखते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक डिसलाइक करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।